अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, अब ये तय हो चुका है कि हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री भी मिस्टर नरेंद्र मोदी ही होंगे और वो आने वाली 8 तारीख को तीसरी बार पीएम की शपथ भी लेंगे। ग्रुप फोटो सेशन की ये दोनों तस्वीरें ये दिखाती हैं कि फिलहाल देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। पहली तस्वीर खुद मोदी और उनके साथियों की है और दूसरी तस्वीर राहुल गांधी और उनके साथियों की है। एक तरफ मोदी के साथियों ने उन्हें ये भरोसा दिला दिया है कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके साथियों ने ये कहा है कि वो अब अपोजिशन में ही बैठेंगे और सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन क्या वाकई ये होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर होगा तो कितने दिनों तक होगा? आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों लोग ये कह रहे हैं कि मोदी इस बार 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनकी पीएम मोदी वाली कुर्सी को जिन दो साथियों ने उठा रखा है वही उसे गिरा भी देंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात अयोध्या की करते हैं। चूँकि बीजेपी अयोध्या में हारी है और राम मंदिर बनने के बाद भी हारी है, लिहाजा फैज़ाबाद उर्फ अयोध्या की इस सीट को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं और ये बातें हिंदुओं की ही तरफ से की जा रही हैं। लोग अयोध्या में रहने वाले हिंदुओं को जमकर कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भगवान राम ने एक धोबी की वजह से अपनी पत्नी सीता पर शक किया था और उनसे अग्नि परीक्षा ले ली थी, इसी तरह से अयोध्या के हिंदुओं ने भी मोदी के साथ छल किया है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो अयोध्या में रहने वाले लोगों का दर्द दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि असल में अयोध्या में बीजेपी इसीलिए हारी क्योंकि बीजेपी की सरकार ने वहां गरीबों के मकान और दुकान तोड़े थे और उनका मुआवजा भी नहीं दिया था। खैर, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, आज मैं आपको एक सज्जन का वीडियो सुनवाना चाहती हूँ। ये सज्जन वैसे तो एग्जिट पोल करते हैं, लेकिन इन्होंने अयोध्या में हार की जो वजह बताई है वो 100% सच है। प्रदीप गुप्ता नाम के इस सेफोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि अयोध्या में हार इसलिए हुई क्योंकि हिंदुओं में आज भी दलितों और छोटी जाति के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। जरा आप भी सुनिए। सबसे पहले जो एग्रेसिव लाइन होती है, रिलीजियस लाइन होती है, दलित उससे सबसे पहले दूर जाता है और उसका कारण मैं सबको ये बोलता हूं, आप इंडिया के किसी भी मंदिर में जाके खड़े हो जाइए सुबह से शाम तक और यदि 100 लोग मंदिर में आए, यदि 5 दलित भी उसके अंदर आ गए या 5 पुअर क्लास के आ गए तो आप जो बोलोगे मैं आ जाऊं। तो सुना आपने, और अब मैं आपको अयोध्या से जीतने वाले उस सांसद की भी बात आज सुनवाना चाहती हूँ जिन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को राम नगरी अयोध्या में हार का एहसास शुरुआत से ही था और इसीलिए पीएम मोदी ने, जो कि पहले वाराणसी की जगह अयोध्या से लड़ना चाहते थे, उन्होंने यहाँ से अपने हाथ खींच लिए। प्रधानमंत्री जी 3 बार आए, प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है जमीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। जो देश का मीडिया राहुल गांधी पर सवाल उठा रहा था, अब वो खामोश है और ये नहीं कह रहा है कि अगर हार के डर से राहुल गांधी अमेठी से डर कर रायबरेली गए थे तो पीएम मोदी ने भी वही किया। मोदी भी हार के डर की वजह से अयोध्या को छोड़कर काशी पहुंचे। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, इस बार तो काशी यानी वाराणसी से भी मोदी को कोई खास जीत नहीं हासिल हुई, वो बस काशी से जीत ही गए हैं। सोचिए, जो शख्स खुद को विश्व गुरु मानता है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा सरोकार मानता है, जो ये कहता है कि वो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ बल्कि उसे तो भेजा गया है, उस शख्स की हालत यह है कि उसे 2 सबसे बड़े धार्मिक शहरों में जनता ने ही नकार दिया है। खैर, हमारी मजबूरी तो यह है कि हम ये कह भी नहीं सकते कि मोदी को जो अयोध्या में हार मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़कर वह मंदिर बनाया है। लेकिन हाँ, आज हालात ये हो गए हैं कि हिंदू को कोस रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं और अब सवाल पर आते हैं, क्या मोदी की तीसरी टर्म में सरकार पूरे 5 साल चलेगी या फिर ये चंद महीनों की सरकार है? तो फिर ज़्यादा कुछ कहने और ज़्यादा कुछ बोलने से अच्छा है कि मैं आपको कुछ दिखा दूँ।
जो मीडिया के हवाले से खबरें हैं कि वो ये है कि जिस एनडीए के दम पर बीजेपी और मोदी सरकार बना रहे हैं, वही एनडीए और उनके साथियों ने मोदी सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। और खबरें ये भी हैं कि शर्तें मोदी ने मान भी ली हैं। पहले आप ये जानिए कि ये शर्तें कौन सी हैं। तो शर्तें ये हैं कि इस बार मोदी 3.0 में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बीजेपी के साथ नहीं रहेगी। ये सभी अहम मिनिस्ट्री मोदी को अपने एनडीए के साथियों को देनी पड़ेगी। यानी जिस होम मिनिस्ट्री पर मोटा भाई यानी अमित शाह का कब्जा था और जिसके दम पर अमित शाह किसी भी मुसलमान पर एनएसए या फिर यूएपीए जैसा काला कानून लगाकर जेल में डाल दिया करते थे, वो अब उनके पास नहीं रहेगी, बल्कि बीजेपी के साथ टीडीपी और जेडीयू के पास जा सकती है। सोचिए, इतने अहम मंत्रालय अगर बीजेपी के पास नहीं रहेंगे तो फिर बीजेपी इसे कितने दिन बर्दाश्त करेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर होम मिनिस्टर अमित शाह के पास नहीं रहती है तो फिर वो क्या करेंगे। खैर, इसके अलावा मोदी सरकार ज़्यादा दिनों तक चलेगी या नहीं चलेगी, इसका एक एग्जाम्पल और ये भी है। आज सुबह से ही बीजेपी के एक साथी और सबसे बड़ी साथी चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं कि जब आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आएगी तो वो मुसलमानों को हज करने के लिए 1 लाख रुपए की मदद करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो क्या इस बात को बीजेपी एक्सेप्ट करेगी? क्या बीजेपी अपने साथी चंद्रबाबू के साथ मिलकर हज के लिए मुसलमानों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी देगी? जबकि हम सभी जानते हैं कि पिछले 8 सालों में वो बीजेपी की ही सरकार है जिसने हज से सब्सिडी को ख़त्म किया है। और शायद आज जो न्यूज़पेपर में कार्टून छपा है और इसी गणित को दिखाता है और हमें साफ साफ ही बताता है कि 8 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ तो ज़रूर लेंगे, लेकिन जिस तरह से वो पिछले 2 टर्म में फैसले लिया करते थे वैसे नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं या फिर अपने किसी साथी की बात नहीं मानते हैं तो फिर उनकी कुर्सी के 2 पाए जो दूसरी पार्टियों के कंधों पर टिके हैं वो भी हट सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो के आखिर में आपको एक और ख़बर दिखाना चाहती हूँ, और ये खबर इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि इस खबर से मुसलमानों की कम अक्ली छलकती है और ये दिखाती है कि मुसलमान आज भी खुद को पिछड़ा हुआ और राजनीतिक पार्टियों के हाथों की कठपुतली ही समझता है। दरअसल कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के बाहर का है, जहां कुछ मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस के दिए गारंटी कार्ड नाम के एक पेपर के साथ आती हैं और ये कहती हैं कि उनसे ये कहा गया है कि कांग्रेस उनके खाते में 1 लाख रुपए डालने वाली है और इस 1 लाख रुपए की पहली किश्त यानी 8,500 रुपये की इसी महीने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आएगी। सोचिए, ये हम मुसलमानों की कितनी कम अक्ली की बात है कि हम किसी के कहने भर से बेवकूफ़ों की तरह एक ख़ास पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े हो जाते हैं। हम ना तो ये सोचते हैं कि जो हमसे कहा जा रहा है वो कितना सही है और ना ही हमने ये सोचा कि कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का जो वादा किया था वो जीतने पर किया था। बावजूद इसके इन मुस्लिम महिलाओं ने बिना सोचे समझे और इस बात की तहकीकात किए कि कांग्रेस की सरकार बनी भी है या नहीं, ये कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंच गईं और वहां भिखारियों की तरह 1 लाख रुपए के लिए फॉर्म भरने लगीं और इसी का फ़ायदा आज बीजेपी और उससे जुड़े लोग उठा रहे हैं और इन जैसे मुसलमानों को फिर से जाहिल कौम का तबका दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो बस यही कहूँगी कि इस गफलत से बाहर आइए, फ्री के चक्कर में मत पड़िए। फ्री के पैसों या फिर फ्री की योजनाओं से पूरा कभी नहीं पड़ता। इंसान अच्छी ज़िंदगी तभी जीता है जब वो खुद मेहनत करता है, खुद का कारोबार खड़ा करता है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुन सकते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि वो 10 साल से देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। क्या हमने कभी ये सोचा है कि 10 साल पहले जो लोग 5 किलो राशन ले रहे थे वो आज भी क्यों ले रहे हैं? अगर नहीं सोचा तो सोचिए, क्योंकि फ्री का लेने वाले लोग हमेशा ही भिखारी होते हैं और जो लोग मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, वो ना तो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगते हैं और ना ही 1 लाख रुपए के लिए यूँ दौड़े चले आते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।